अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन, इस अंग्रेज़ी चैनल का अव्वल और पहला तमहीदी वीडियो आपके सामने पेश कर चुका हूँ, जिसमें इस चैनल के बारे में आपको कुछ बातें बतलाई गई थी। आज के इस दूसरे वीडियो में तलफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जानना चाहिए कि हर ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ यानी किसी भी लफ्ज़ की अदायगी किस तरह करनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में प्रोनंसिएशन और हिंदी में उच्चारण कहते हैं, उसकी बड़ी अहमियत है। बसा औक़ात गलत तलफ़्फ़ुज़ करने से मानव मतलब और मीनिंग बदल जाता है। मसलन उर्दू में समझिए, चराना, इसमें 5 हर्फ हैं, च, रा, अलिफ, नून, अलिफ। इसको अगर आप चराना पढ़ेंगे तो मतलब अलग निकलता है, चिराना पढ़ेंगे तो अलग मतलब निकलता है, और चुराना पढ़ेंगे तो अलग मतलब निकलता है। चराना पढ़ेंगे तो उसका माना है बकरी, गाय, भैंस वगैरह को घास चराना, और अगर इसी को चुराना पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है चोरी करना, और चिराना पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना, हैरान करना। तो लिखने में तो ये 5 हर्फ हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की वजह से माना और मतलब बदल जाता है। इसी तरह जलाना, इसका मतलब होता है आग सुलगाना, आग भड़काना, लेकिन इसका तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनंसिएशन अगर जिलाना किया जाए तो उसका मतलब होता है ज़िंदा करना। ऐसे ही सिखाना यानी किसी को नॉलेज देना, किसी को पढ़ाना, और इसी का तलफ़्फ़ुज़ अगर सुखाना कर दिया जाए तो उसका मतलब होता है खुश्क करना। वैसे ही दिखाना यानी किसी को कोई चीज़ बताना, और दुखाना यानी किसी को मान लो ज़ख्म लगा हुआ है उसको दुखा देना। ऐसे ही बताना यानी किसी को कोई चीज़ दिखाना, और बिताना यानी गुजारना। तो देखिए, ये जितनी भी मिसालें दी है, 5 लफ्ज़ जो दिए हैं, हर एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ करने से उसका मीनिंग और मतलब बदल जाता है। ये तो कुछ एग्ज़ाम्पल और नमूने आपको दिए, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ कितनी अहमियत रखता है। बल्कि मज़ीद कहता चलूँ कि लब व लहजा बदलने से भी मीनिंग बदल जाता है और मफ़हूम कुछ का कुछ हो जाता है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि लड़का खाता है सिंपल लहजे में, तो मैंने लड़के के खाने की ख़बर दी कि लड़का खाता है। यही जुमला अगर मैं लब व लहजा बदल कर इस तरह कहूँ लड़का खाता है, तब यह जुमला इस्तिफ़हामिया, जिसको इंग्लिश के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ये बन गया। जबकि पहले भी यही जुमला था, लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं था। लब व लहजे ने ये डिफरेंस और फ़र्क कर दिया। तो मैं ज़्यादा डीप और गहराई में न जाते हुए बस इतना ही कहता हूँ कि किसी भी लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ करने में ध्यान दीजिए। कई लोग तलफ़्फ़ुज़ करने में गलतियाँ कर देते हैं, जैसे फ्यूचर, FUTURE, इसको पढ़ा जाता है फ्यूचर, लेकिन कुछ लोग उसको बोलते हैं फुटूरे, फुटूरे। इसी तरह कॉम, COMB, जिसमें भी साइलेंट रहता है, पढ़ा नहीं जाता, उसका तलफ़्फ़ुज़ कॉम्ब कर देते हैं। वैसे ही पाम, PALM, पाम, इसमें L साइलेंट रहता है, पढ़ा नहीं जाता, जिसका माना हथेली के है, लेकिन कुछ लोग उसको पाल्म,
पाल्म पढ़ते हैं। इसी तरह बट, BUT, बट, जिसका माना है लेकिन, कुछ लोग उसको पढ़ते हैं बुट, बुट। तो तलफ़्फ़ुज़ की इसी अहमियत को सामने रखते हुए मैं आपके सामने इंग्लिश अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ के रूल्स बयान करता रहूँगा। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंसेस के बारे में बताता चलूँ। देखिए, हर ज़ुबान में कुछ बुनियादी हुरूफ या लेटर्स होते हैं जिनके बग़ैर उस ज़ुबान का वजूद ही नहीं होता। मसलन अंग्रेज़ी में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 यानी AEIOU को वोवेल्स कहते हैं, जिसको स्वर भी कहा जाता है, स्वर। और बकिया 21 को कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। याद रहे, उन 26 में से हर एक को एक लेटर कहा जाता है और 26 के मजमूए को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन आमतौर पर कुछ टीचर्स लेटर्स को भी अल्फ़ाबेट कह देते हैं, जो सही नहीं है। मजमूए लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं, न कि एक को। अब इन्हीं लेटर्स को एक ख़ास तरतीब से जोड़कर वर्ड बनाया जाता है, लफ्ज़ बनाया जाता है। मसलन SUN, सन, जिसका माना है सूरज। SU और N को मिलाकर ये लफ्ज़ बनाया गया। वैसे ही SON, सन यानी लड़का, इसको SON जोड़कर बनाया गया है। और इस तरतीब से उसको जोड़ा गया है जिसका मीनिंग और मतलब निकलता है। अगर इसी SUN को USN तरतीब दिया जाए या इसी तरह SON को OSN तरतीब दिया जाए, यानी इस तरह लिखा जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, गोया वो मीनिंगलेस होता है। तो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, मीनिंगफुल का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका माना बनता हो, इसी को उर्दू के अंदर मौजू कहते हैं। और मीनिंगलेस जिसका मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई माना और मतलब न निकलता हो, जिसको उर्दू के अंदर मुहमल कहा जाता है। गोया लफ्ज़ की भी 2 किस्में हो गई, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। तो लफ्ज़ उसी वक्त बनेगा जबकि एक ख़ास तरतीब से उसको जोड़ा जाए। अंधाधुन खामखा इधर उधर स्पेलिंग कर दिए जाए, इससे लफ्ज़ नहीं बन जाता। हम आम तौर पर उर्दू में मौजू और मुहमल दोनों साथ में भी बोलते हैं। जैसे किसी को पीने की चीज़ के बारे में पूछना हो तो हम पूछते हैं चाय माय पियोगे? तो चाय तो समझ में आती है पीने की चीज़ है, लेकिन ये माई जो है उसका कोई मतलब नहीं है, खामखा वैसे बोल दिया जाता है। वैसे ही पानी मानी लाऊं, तो पानी तो समझ में आता है जिसको इंग्लिश के अंदर वाटर कहा जाता है, लेकिन ये मानी ये कोई चीज़ नहीं है, खामखा ऐसे बोल देते हैं। वैसे ही खाना माना खाओगे, तो खाना तो समझ में आती है जिसको इंग्लिश के अंदर फूड कहा जाता है, लेकिन माना ये कोई चीज़ नहीं है। वैसे ही एक और मिसाल, रोटी मोटी लोगे, तो रोटी तो समझ में आती है ये खाने की चीज़ है, लेकिन ये मोटी जो है इसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर किसी को ये कहा जाए मोटी औरत, तो वहाँ पर तो मोटी का मतलब निकलता है कि तगड़ी हो, बॉडी वाली हो, बदन भारी भरकम हो, ऐसी औरत को कहा जाता है मोटी औरत। तो वहाँ पर तो मोटी का मीनिंग और मतलब है, लेकिन यहाँ जो रोटी मोटी कहा गया है उसके अंदर मोटी का कोई मतलब नहीं होता। अलगर्ज आम बोलचाल के अंदर हम इस तरह मौजू और मुहम्मल लफ्ज़ बोल देते हैं। एक और बात कि जिस तरह वर्ड यानी लफ्ज़ मौजू होता है और मुहम्मल होता है, ऐसे ही जुमला यानी सेंटेंस भी मौजू और मुहम्मल होता है। देखिए, हुरूफ से मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर
सेंटेंस बनता है। तो जिस तरह वर्ड मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता है, वैसे ही सेंटेंस भी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता है। जैसे अगर मैं यूँ कहूँ आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो इसका मीनिंग निकलता है कि भाई मैं एक लड़का हूँ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कहूँ, तरतीब बदल दूँ कि पहले मैं एम को ले आऊँ और इसके बाद अ बॉय को ले आऊँ, या पहले मैं अ बॉय कह दूँ फिर एम कह दूँ फिर आई कह दूँ, अ बॉय एम आई, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। वैसे ही अगर मैं ये कहूँ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो ये तो बराबर है, समझ में आता है कि ये मीनिंगफुल है। लेकिन अगर इसी जुमले को और इसी सेंटेंस को मैं बदल कर यूँ कर दूँ गोइंग एम आई, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। गोया ये जुमला और ये सेंटेंस मीनिंगलेस हैं। तो वर्ड भी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता है, वैसे ही सेंटेंस भी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता है। उम्मीद है कि इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी भी ज़ुबान के अंदर तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनंसिएशन की कितनी अहमियत होती है। इंशाअल्लाह इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं आने वाले वीडियो के अंदर इंग्लिश वर्ड की प्रोनंसिएशन के कुछ रूल आपके सामने बयान करता रहूँगा। आप इनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और मुकम्मल तौर पर स्किप किए बग़ैर तमाम वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।